हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे पटेल और नेहरू कितने दूर कितने पास। हमारा यह आर्टिकल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ के राजनीतिक रिश्तों पर आधारित है। नेहरू पटेल विवाद और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आज के आर्टिकल में हम इन दो महान शख्सियतों की बात करेंगे। हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। समय के एक हिस्से में कोई व्यक्ति खुद का निर्माण कर रहा होता है तो समय के दूसरे हिस्से में उस निर्माण प्रक्रिया तथा निर्मित व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर उसे फिर से गढ़ा जाता है। समय का दूसरा हिस्सा सातत्य रूप से विद्यमान होता है तथा नई जरूरतों और युक्तियों के सहारे उसका पुनर्निर्माण करता है। किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व के संबंध में तटस्थ राय बनाने में समय की दूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कम से कम 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो चूंकि जिस समय का हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं उस समय हम स्वयं उपस्थित नहीं होते, इसलिए अधिक निर्मम होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा, नई जरूरतें व युक्तियां मूल्यांकन पद्धति को अधिक विस्तृत बनाती हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तब और तेज हो जाती है जब नई जरूरतें तीव्रता से उभर रही हों। वर्तमान समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को थामने का प्रयास भी ऐसी ही एक जरूरत से उपजा है। वस्तुतः सरदार पटेल का लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है जिसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन में पटेल की भूमिका जिसमें वे गांधी के अनुयायी के रूप में कार्य करते रहे, तो दूसरा, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी के रूप में उनका कार्यकाल। पटेल के व्यक्तित्व निर्धारण में गांधी तथा नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि ये तिकड़ी न केवल स्वतंत्रता संग्राम में सशक्त भूमिका में रही थी बल्कि राष्ट्र को एकाकार भी दे रही थी। साथ ही आइडिया ऑफ इंडिया के संदर्भ में तीनों एक बड़ा हिस्सा साझा करते थे, तो कुछ बिंदुओं पर इनमें विपरीत की हद तक असहमति थी। यही वजह है कि पटेल को सैद्धांतिक रूप से 2 अलग अलग छोर पर खड़े संगठनों द्वारा अपना बताया जाता रहा है। सबसे बढ़कर एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में भी पटेल पर विचार करना होगा ताकि एक विस्तृत दृष्टि से हम किसी निष्कर्ष तक की यात्रा कर सकें। तो चलिए नजर डालते हैं सरदार पटेल के संक्षिप्त परिचय पर। 31 अक्टूबर 1875 को भारत के उसी पश्चिमी हिस्से यानी गुजरात में पटेल का जन्म हुआ जहां 6 वर्ष पूर्व मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे। वल्लभ भाई पटेल से सरदार पटेल होने तथा बरास्ते लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क कहलाने तक की यात्रा भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से को समेटे हुए है। पेशे से वकील सरदार पटेल जल्द ही सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। ये 20वीं सदी की शुरुआत का दशक था जो भारतीय राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से युगांतरकारी था। एक तरफ चंपारण से गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस में गर्मपंथी व नरमपंथी धड़ा एक हो रहा था। साथ ही कांग्रेस लीग पैक्ट भी संपन्न हो रहा था। इसके अतिरिक्त देश में एक साथ कई धाराएं, क्रांतिकारी समाजवादी किसान आंदोलन तो चल ही रहे थे, साथ ही सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी प्रगति पर थे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन इन विभिन्न धाराओं के एक समुच्चय के रूप में परिपक्व रूप ग्रहण कर रहा था जिसमें भावी राष्ट्र की भी एक छवि निर्मित हो रही थी। कहना न होगा कि इसमें एक केंद्रीय या मुख्य धारा के रूप में गांधी व कांग्रेस का वर्चस्व था जिसने अपने राष्ट्रीय स्वरूप को सिद्ध करने तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका को स्वीकार करते हुए समाज के ऊपरी सिरे से लेकर निम्न वर्गीय प्रसंग तक को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया। यही वजह है कि कांग्रेस ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नीति व व्यवहार के रूप में ऐसे पथ का अनुसरण किया जो विभिन्न धाराओं के एक बड़े हिस्से को शामिल करता था। सरदार पटेल भी इसी केंद्रीय धारा से जुड़े हुए थे जिससे उनके विचार व कार्य प्रणाली की एक चौहद्दी निश्चित हो रही थी। इस चौहद्दी के इतर ही वो ग्रे एरिया है जहां से पटेल को अपना बनाने की खींचतान जारी है। प्रारंभ में पटेल वकालत के पेशे से जुड़े रहे लेकिन जल्द ही उनकी राजनीति में रुचि बढ़ी। 1917 में गुजरात म्युनिसिपल का चुनाव जीतकर वो सफाई कमिश्नर बने।
हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन में अब भी पटेल बहुत भाग नहीं ले रहे थे। फिर गांधी के प्रभाव में आकर वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। 1918 में जब खेड़ा में किसान खराब मौसम के कारण प्रभावित हुई फसल और बढ़ी हुई राजस्व दर से परेशान थे, तो गांधी जी ने किसान आंदोलन की अगुवाई की और अंततः किसानों को विजय दिलाई। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। इसे गांधी जी के शब्दों में कहें तो अगर पटेल का सहयोग न मिला होता तो ये सफलता प्राप्त करना संभव न हो पाता। इसके आगे खिलाफत आंदोलन में जब एक मुस्लिम प्रश्न को गांधी जी द्वारा आंदोलन में शामिल किया गया तो कांग्रेस के अंदर तथा बाहर इसका खूब विरोध हुआ, तो भी अंतिम रूप से पटेल गांधी जी के साथ बने रहे। 1920 में पटेल ने खिलाफत के संदर्भ में कहा कि ये भारतीय मुसलमानों के लिए एक दुखद प्रकरण है तथा ये कैसे संभव है कि हिंदू इससे अप्रभावित रह जाएंगे जब उनका एक अंग दर्द में है। इस प्रकार पटेल हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एकदम स्पष्ट थे तथा गांधी के सेकुलरिज्म के निकट खड़े नजर आते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी की खादी पटेल ने भी धारण कर ली। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन में एक विभाजक रेखा की तरह था, क्योंकि यहाँ पटेल ने एक सहयोगी की बजाय एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बारदोली के किसानों को बढ़ी हुई राजस्व दर से मुक्ति दिलाई। यहीं वो वल्लभ भाई पटेल से सरदार पटेल हो गए। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, में कांग्रेस की नीति में व्यापक फेरबदल हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ तथा पटेल ने प्रखरता से इसका समर्थन किया। इस बीच पटेल कांग्रेस के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए तथा साथ ही उन्होंने संगठन को भी काफी मजबूती प्रदान की। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे भारत छोड़ो आंदोलन तथा विभिन्न अंग्रेजी कमीशनों के साथ वार्ता में पटेल निर्णायक भूमिका में रहे और अंततः जब आजादी की सुबह हुई तो उसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पटेल की आभा भी सम्मिलित थी। आजादी के तुरंत बाद अगर किसी एक नेता ने सर्वाधिक मजबूती से देश को संभाला तो वो थे सरदार पटेल। दरअसल भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी अकेली न थी, वरन 500 से अधिक रियासतों का भी भाग्य तय करना था। यही पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए भारत का एकीकरण किया तथा भारत के बिस्मार्क कहलाए। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता को समझते हुए पटेल ने राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वाधिक बल दिया तथा अभिजात्य मानी जाने वाली सिविल सेवा को इसका एक अनिवार्य उपकरण माना। यद्यपि गृह मंत्री के रूप में पटेल लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए बात करते हैं पटेल और नेहरू की। तो पटेल और नेहरू को अक्सर दो विपरीत ध्रुवों पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि दोनों एक साथ लंबे समय तक देश के सबसे रचनात्मक समय में सक्रिय थे, इसलिए तुलना जायज भी है। ऐसी तुलना तब तक गलत भी नहीं है जब तक इसका उद्देश्य एक स्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि विकसित करना हो तथा ऐसी तुलना के माध्यम से अनिवार्यतः किसी एक शख्स को निकृष्ट सिद्ध करने की बेइज्जत ना हो। ऐसी ही तुलना गांधी और अंबेडकर के बीच भी की जाती रही है। ऐसी किसी भी तुलना में हमें उन ऐतिहासिक शक्तियों को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए जिनसे उनका व्यक्तित्व निर्धारित हो रहा हो। ये सच है कि जिस ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह सरदार पटेल ने किया है, उस हिसाब से उनको बाद में राजकीय संरक्षण व सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। नेहरू की तुलना में तो ये और भी नगण्य स्थिति में आ जाता है। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। एक तो पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई तथा नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इस बीच नेहरू ने देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा एवं दिशा को खूब प्रभावित किया। इसके अलावा दूसरे, नेहरू के बाद उनके परिवार का लंबे समय तक देश पर शासन रहा, जिस कारण उनको अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इसे अक्सर नेहरू और पटेल के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ये निष्कर्ष अवैध है। वस्तुतः पटेल आजीवन कांग्रेस के सदस्य रहे तथा दोनों ने एक साथ लंबे समय तक कार्य किया। दोनों के बीच कुछ बिंदुओं को लेकर असहमति थी, लेकिन उसका विस्तार व्यक्तिगत बैर तक न था। विशेषकर गांधी जी की मृत्यु के बाद दोनों और भी पास आ गए तथा एक हद तक भिन्नता को भी भुला दिया। सबसे बढ़कर दोनों की भिन्नताएं सरकार को मजबूती प्रदान करती थी, क्योंकि वे परस्पर पूरक थे। आदर्शवाद और व्यवहारवाद का ऐसा युग भारतीय इतिहास में दोबारा न देखा जा सका।
नेहरू जहां विदेश नीति, सेक्युलर स्थापना तथा औद्योगिक तकनीकी विकास पर ध्यान देते रहे, वहीं पटेल ने एकीकरण, दलीय सहमति तथा प्रशासनिक सुगमता को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा एक आरोप ये भी लगता है कि गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिस कारण नेहरू को ये पद मिला। हालांकि ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वस्तुतः 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पटेल को चुना था, किंतु गांधी जी के कहने पर पटेल ने नामांकन वापस ले लिया। ये मान लिया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव का अर्थ प्रधानमंत्री के पद की सशक्त दावेदारी थी। सरदार पटेल की सर्वाधिक प्रामाणिक जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ में गांधी जी के इस निर्णय के पीछे के कारणों का उल्लेख करते हैं। राजमोहन गांधी लिखते हैं, गांधी जी का मानना था कि पटेल की अपेक्षा नेहरू न केवल अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर की वार्ता में अधिक सक्षम थे, बल्कि विदेश नीति को लेकर भी वे नेहरू के प्रति आश्वस्त थे। फिर नेहरू की एक जन नेता की छवि कहीं अधिक मजबूत थी तथा साथ ही वो मुस्लिमों के बीच भी अधिक स्वीकार्य थे। सबसे बढ़कर पटेल की आयु भी कुछ अधिक हो चुकी थी, जबकि नेहरू उनकी अपेक्षा युवा थे। नेहरू और पटेल के बीच लगभग 14 वर्षों का अंतर था। इन्हीं सब वजहों से गांधी जी ने नेहरू को वरीयता दी। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि पटेल को हाशिए पर डाल दिया गया, बल्कि इसके बाद भी पटेल ने कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए वो याद किए जाते हैं। इसलिए नेहरू और पटेल को परस्पर विरोधी मानने की बजाय परस्पर पूरक मानना अधिक उचित होगा। तो कुल मिलाकर इस सब से जो निष्कर्ष निकलता है उसकी बात करें तो निष्कर्ष रूप में यही कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय नायक पूरे राष्ट्र के नायक होते हैं तथा उन्हें किसी राजनीतिक दल या संगठन तक सीमित नहीं किया जा सकता। तथ्यात्मक रूप से नायक किसी समय किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो सकते हैं, किंतु उनके विचार सबके लिए अनुकरणीय होते हैं और सरदार पटेल ऐसे ही एक राष्ट्रीय नायक हैं। पटेल को किसी राजनीतिक दल द्वारा अपना घोषित करने से बेहतर है कि वो उन मूल्यों और आदर्शों का पालन करे जिसके लिए पटेल निर्देशित करते हैं। पटेल को अपने पास लाने और पटेल तक जाने में फर्क है। जब तक ये अंतर मिट नहीं जाता, तब तक पटेल का आत्मसातीकरण पूर्ण नहीं हो सकता। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, जहां नेहरू एक आदर्शवादी राज्य का निर्माण चाहते थे, वहीं पटेल की दृष्टि इससे बिल्कुल उलट व्यावहारिक दृष्टिकोण लिए थी। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।